हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जीएसटी में पूर्ति का अर्थ समझा, उसकी अवधारणा क्या है, माल, सेवा, प्राप्तिकर्ता, पूर्तिकर्ता, इन सब बातों को समझा था और साथ में ही पूर्ति का क्षेत्र भी समझा था। उसके संदर्भ में जो विभिन्न प्रावधान दे रखे हैं उनको समझा था। आज हम उन्हीं क्षेत्र के प्रावधानों को एग्जाम्पल की सहायता से और समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पहले एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं कि क्षेत्र में क्या क्या चीजें थी। कि धारा 7 में 3 बातें कही गई थी। धारा 7 ए बी और सी में कि पूर्ति में सम्मिलित जो लेन देन है उसका विवरण उसमें है। विषय वस्तु में कारोबार के दौरान अगर विनिमय हुआ है, चाहे कारोबार की प्रगति के दौरान हुआ है तो वो पूर्ति है। सेवाओं का अगर आयात किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो भी पूर्ति है। निर्दिष्ट कार्यकलाप जिन्हें अनुसूची 1 में बताया गया है तो वो भी पूर्ति है। ऐसी अनुसूची 1 में कहा गया है कि कार्यकलाप जो बिना प्रतिफल के किए गए परंतु पूर्ति माने जाते हैं, ऐसे निर्दिष्ट कार्यकलाप उसमें दे रखे हैं जिनमें मेनली इनपुट टैक्स क्रेडिट जिन संपत्तियों पर प्राप्त कर लिया गया है और उसका हस्तांतरण बिना प्रतिफल के होता है। संबंधित व्यक्ति से लेन देन अगर किया जाता है, माल या सेवा की पूर्ति की जाती है। प्रधान द्वारा एजेंट को, जबकि एजेंट प्रधान की ओर से बेचने का कार्य करता हो, से संबंधित व्यक्तियों से सेवाओं का अगर आयात किया जाता है तो बिना प्रतिफल के होने पर भी ये पूर्ति कहलाएंगे। ऐसी अनुसूची 2 में माल का हक का हस्तांतरण कर दिया जाए या हक का हस्तांतरण किए बिना अविभाज्य संपदा का हस्तांतरण कर दिया जाए, और इसके अलावा भी कुछ और प्रावधान इसमें अपने को दिए हुए हैं अनुसूची 2 में, जो हमने पिछले वीडियो में समझे हैं। ऐसे ही अनुसूची 3 में ऐसी कार्यकलाप वर्णित हैं जिनके ऊपर की माल अथवा सेवाओं की उन्हें पूर्ति नहीं समझा जाता है। अनुसूची 3 में जिन्हें पूर्ति नहीं समझा जाता है वो कार्यकलाप वर्णित है, जो वो भी हमने पिछले वीडियो में समझे हैं। ये सारे हमने पिछले वीडियो में अच्छे से इनके नियम जाने हैं। आज हम एग्जाम्पल की सहायता से इनको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही धारा 8 के अनुसार संयुक्त और मिश्रित पूर्ति, कंबाइन एंड जॉइंट सप्लाई, अगर कोई है कि संयुक्त पूर्ति मतलब एक चीज देने के साथ में दूसरी चीज भी दी जा रही है, या एक माल के साथ में अगर दूसरी चीजों की सेवाएं दी जा रही है, या मिश्रित पूर्ति जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है जिनकी की अलग अलग भी पूर्ति की जा सके। यानी कि संयुक्त पूर्ति में क्या है कि जो सहायक पूर्ति है वो प्रधान पूर्ति के ऊपर, मुख्य पूर्ति के ऊपर निर्भर करती है, और मिश्रित पूर्ति में जो भी वस्तुएं दी जा रही हैं उनको अलग अलग से पृथक पृथक रूप से भी उनकी पूर्ति की जा सकती है। तो धारा 8 के इन प्रावधानों के अनुसार कर लगाया जाता है। संयुक्त पूर्ति में अगर संयुक्त पूर्ति है तो जो प्रधान पूर्ति है उसकी दर किससे कर लगाया जाता है, और मिश्रित पूर्ति अगर है तो अधिकतम दर वाली जो वस्तु उसमें शामिल है उसके अनुसार जीएसटी लगाया जाता है। ऐसे कुछ करमुक्त पूर्तियां हैं जीरो टैक्स वाली, या जिनके ऊपर बाद में अभी तक शामिल नहीं की गई वस्तु बाद में कर लगा दिया जाएगा, या पूरी तरह जिनके ऊपर टैक्स की रेट 0 निर्धारित कर रखी है वो पूर्तियां। ऐसी आवक जावक पूर्ति और अन्य पूर्तियां जिनकी निरंतर पूर्ति की जा सके। तो ये पूर्ति का क्षेत्र है। इनको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कुछ एग्जांपल अपन लेते हैं जो विभिन्न बातों को, इनमें से जहां पर जिस बात के अनुसार उसको पूर्ति समझा जाना है वो हम पूर्ति समझ के, पूर्ति मान के उसके ऊपर कर लगाने की बात की जाएगी कि इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए। परंतु उससे पहले ये मालूम होना ही चाहिए अपने को कि वो माल है तो उसकी पूर्ति की बात करें, वो सेवा है तो उसकी पूर्ति की बात हम कर रहे हैं। माल अथवा सेवा अथवा दोनों होंगे, उनकी पूर्ति वो होने पर ही पूर्ति
कहलाएगी। इन प्रावधानों के तहत किसको पूर्ति कहते हैं वो समझते हैं अपन। मान लेते हैं कि एक व्यापारी ने एक व्यक्ति को उसके उपयोग के लिए एक ऐसी मोटरसाइकिल दी, बदले में प्रतिफल ले लिया, मान लेते हैं 50,000 रुपए प्रतिफल ले लिया, जिसकी खरीद पर व्यापारी ने इनपुट कर जमा का लाभ प्राप्त किया था। तो जो सीजीएसटी अधिनियम 2017 है उसकी धारा 7(1) के अनुसार अगर कारोबार के दौरान, व्यवसाय के दौरान या उसकी प्रगति के लिए माल, मोटरसाइकिल यहां पर माल है, माल का प्रतिफल के बदले में अगर हस्तांतरण किया गया है तो ये पूर्ति कहलाएगी। और ये चूंकि इसके ऊपर इनपुट कर जमा प्राप्त की थी तो निश्चित रूप से ये व्यापारी पंजीकृत व्यापारी है, जिसमें मोटरसाइकिल माल हो गया और 50,000 रुपया उसका प्रतिफल हो गया। तो सारी बातें इसमें निहित है, इसलिए यह व्यवहार जो हो रहा है मोटरसाइकिल के बदले में 50,000 रुपया, ये व्यवहार पूर्ति कहलाएगा धारा 7(1) में। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लें कि एक्स एसोसिएट है जो जापान स्थित अपने प्रधान कार्यालय, भारत से बाहर जापान स्थित प्रधान कार्यालय से वित्तीय सलाह संबंधी सेवाएं प्राप्त करता है। और प्रधान कार्यालय जो है उसने अपने जो इस सहायक कार्यालय जो है, प्रतिनिधि कार्यालय, इससे कोई राशि इस सेवा के बदले में नहीं ली। तो सीजीएसटी एक्ट 2017 की धारा 7(1)(3) के अनुसार ये भी एक पूर्ति है, क्योंकि ये अनुसूची 1 में वर्णित है कि प्रधान के द्वारा एजेंट को अगर कोई, मतलब यहां पर संबद्ध व्यक्ति हो गया है ना, संबद्ध व्यक्ति से सेवाओं का आयात अगर किया है, प्रधान और एजेंट का उसमें संबंध, मतलब प्रधान और एजेंट का उसमें संबंध है, तो ऐसी स्थिति में चाहे प्रतिफल नहीं लिया गया तो बिना प्रतिफल के होने पर भी ये व्यापार के दौरान या प्रगति के लिए करने पर ये पूर्ति कहलाएगी, चाहे बिना प्रतिफल के ही क्यों ना की गई हो ये। ऐसे ही और अगर अपन देखें तो मान लेते हैं कि एक डॉक्टर है जो अपनी चिकित्सा की सेवा देता है नाई को, और नाई उसकी हेयर कटिंग करता है। तो डॉक्टर के द्वारा नाई को चिकित्सा की सेवा दी जा रही है और नाई के द्वारा, सैलून के द्वारा डॉक्टर के हेयर कटिंग का कार्य किया जा रहा है, ये सेवा उसको प्रदान की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिफल भी है, एक ने दूसरे को सेवा दी, दूसरे ने पहले को सेवा दी, तो प्रतिफल वस्तु का विनिमय यहाँ पर, सेवा का विनिमय यहाँ पर हुआ है, सेवा प्रतिफल है। व्यवसाय के दौरान ये पूर्ति हो रही है, लेकिन अगर ये दोनों डॉक्टर भी और नाई भी दोनों पंजीकृत नहीं है, अपंजीकृत हैं, तो ऐसी स्थिति में ये पूर्ति नहीं कहलाएगी, चाहे एक ने दूसरे को प्रतिफल के बदले में अपनी सेवाओं का हस्तांतरण किया है। परंतु अगर ये मान लें इसी एग्जांपल में कि अगर डॉक्टर जो था वो पंजीकृत था, चिकित्सक जो था वो पंजीकृत था, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर यहां पर इस अधिनियम के तहत करयोग्य व्यक्ति कहला जाएगा, और करयोग्य व्यक्ति है तो चिकित्सा सलाह उसके द्वारा जो नाई को दी गई है वो पूर्ति कहलाएगी। परंतु इसी स्थिति में जो नाई ने जो सेवा प्रदान की है वो पूर्ति नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो पंजीकृत नहीं है। और अगर मान लेते हैं तीसरा एग्जांपल इसी में मान लेते हैं कि दोनों ही अगर पंजीकृत व्यक्ति हैं तो दोनों के लिए ही ये पूर्ति है, वो चिकित्सक के लिए भी करयोग्य है और वो नाई के लिए भी करयोग्य है। तो ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें तो मान लें कि एक वेतनभोगी कर्मचारी है ने अपने आवासीय मकान को, खुद के रहने के मकान को
आंतरिक सज्जा वो उसने करवानी है, इंटीरियर डेकोरेशन उसको करवाना है, और उसके संबंध में उसने जो सेवाएं हैं वो लंदन, भारत के बाहर लंदन से 50,000 रुपए के प्रतिफल के बदले में आयात की, यानी कि सेवाएं प्राप्त की और बदले में 50,000 रुपए दिया। ये जो व्यक्ति है, इसने वेतनभोगी व्यक्ति है और इसने सेवाओं, यानी कि वो रजिस्टर्ड व्यवसायी नहीं है, वो व्यापारी नहीं है, वो वेतनभोगी कर्मचारी है, मतलब वो व्यापारी नहीं है, और विदेश से उसने अगर सेवाओं का आयात किया है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिफल के बदले में ये सेवाओं का आयात है, तो ये चाहे व्यवसाय के दौरान या प्रगति हेतु होता हो या नहीं होता हो, है ना। धारा 7(1) बी के अनुसार, 7(1) बी के अनुसार ये एक पूर्ति है, आयात जो किया है वो पूर्ति है, भले वो पंजीकृत नहीं है तो भी ये पूर्ति है। यहां पर एक विशेष बात और ध्यान में रखेंगे कि ये व्यापारी नहीं है, परंतु उसको चूंकि वो यहां पर ये पूर्ति मान लिया जाएगा, इसको धारा 7(1) बी के अनुसार, तो इसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इस वेतनभोगी कर्मचारी को अपना रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के तहत करवाना पड़ेगा, तथा साथ ही उसे विपरीत प्रभार के तहत, विपरीत प्रभाव रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में कर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसने सेवाओं का आयात विदेश से किया है और उनमें आपस में प्रधान और एजेंट का कोई संबंध नहीं है, प्रतिफल के बदले में उसने ये आयात किया है। तो प्राप्तकर्ता के रूप में उसे रिवर्स टैक्स, रिवर्स चार्ज चुकाना पड़ेगा। और अगर हम देखें तो मिश्रित संयुक्त ये ले लेते हैं। मान लेते हैं कि नए वर्ष के अवसर पर एक कंपनी है एक्स, उसने एक पैकेट बनाया और उस पैकेट में नमकीन, मिठाई, चॉकलेट, बिस्कुट का एक किट बना लिया, एक पैकेट बना लिया, और उस किट को वो 1,000 रुपए के हिसाब से वो कंपनी बेचती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं उसके अंदर हैं, तो ये मिश्रित पूर्ति कहलाएगी। धारा 274 के अधीन ये मिश्रित पूर्ति कहलाएगी, क्योंकि इस किट के अंदर जो वस्तुएं हैं वो पृथक पृथक रूप से भी बेची जा सकती है, उनकी पूर्ति की जा सकती है। तो ये पहली बात तो ये कि ये मिश्रित पूर्ति है। दूसरी बात कि जो ये धारा 8 है, इसमें ए और बी दो हैं, धारा 8(a) और धारा 8(b). तो ये धारा 8(b) के अनुसार इसके लिए बी सेक्शन लगती है और इसके लिए ए सेक्शन लगती है। धारा चूंकि मिश्रित होगी तो सेक्शन 8(b) लगेगी। ये जो वस्तुएं हैं, इनमें से जो सर्वाधिक जीएसटी दर, अधिकतम दर वाली जो वस्तु है, उस दर के अनुसार पूरे किट के वैल्यू 1,000 रुपए के ऊपर गणना की जाएगी कर की। तो अधिकतम दर वाली वस्तु के अनुसार संपूर्ण मिश्रित पूर्ति के ऊपर कर की गणना की जाएगी। तो ये मिश्रित है और इसके ऊपर अधिकतम दर से गणना की जाएगी। ऐसे ही संयुक्त, अगर ये मान लेते हैं कि नए वर्ष के दौरान, नया वर्ष है वैसे भी, तो 2021 चालू हो गया है, आपको मालूम है। नए वर्ष पर एक होटल 3 दिन और 2 रात रुकने का एक पैकेज देता है। एक पैकेज है जिसमें कि होटल में कस्टमर आए, वो 3 दिन और 2 रात रुक सकता है, और साथ में क्या कहता है वो कि इस दौरान जो भी भोजन और नाश्ता दिया जाएगा उसके बदले में कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि बिना अतिरिक्त मूल्य के ये नाश्ते और भोजन की सुविधा उस व्यक्ति को जिसने ये पैकेज ऑप्ट किया है दी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए कि
जो व्यक्ति वहां पर गया नहीं वो रुकेगा नहीं, तो उसको तो भोजन और नाश्ता मिलने वाला नहीं है। यानी कि भोजन और नाश्ता जो है वो सहायक पूर्ति हो गई। प्रधान पूर्ति क्या है कि होटल में रुकने का पैकेज, यानी कि होटल के कमरे के लिए जो पेमेंट किया जा रहा है वो प्रधान पूर्ति हो गई। और साथ में ये जो भोजन और नाश्ता है ये सहायक पूर्ति हो गई। सहायक पूर्ति अलग से नहीं दी जा सकती। जैसे कि अभी अपन ने देखा था मिश्रित पूर्ति में हर वस्तु, उस पैकेट में जो वस्तु थी हर वस्तु अलग अलग भी बेची जा सकती थी, परंतु यहाँ पर भोजन और नाश्ता अलग से नहीं बेचा जा रहा है, उस पैकेज के साथ में है। तो प्रधान पूर्ति यानी मुख्य पूर्ति कहलाएगी, और मुख्य पूर्ति के साथ में सहायक पूर्ति ये है। तो धारा 290 के अनुसार तो ये मुख्य पूर्ति है, और इसके ऊपर धारा 8A के अनुसार जीएसटी का कर लगाया जाएगा। मुख्य पूर्ति पर जो कर की दर है उसके अनुसार इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ऐसे और एग्जांपल अपन मान सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है कि फ्रिज के साथ में उसके रख रखाव को फ्री दिया, या वॉशिंग मशीन के साथ में उसके रख रखाव को फ्री दिया, तो वस्तु का जो बेचना है उसका मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस सर्विस अलग से नहीं दी जा सकती। वो कैसे दी जा रही है, उसके साथ में दी गई वस्तु की पूर्ति करता वो मेंटेनेंस सर्विस नहीं देगा अपनी वस्तु के अलावा अन्य वस्तुओं के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, जो रख रखाव है वो तो सहायक पूर्ति हो गई, और जो फ्रिज दिया जा रहा है वो प्रधान पूर्ति हो गई। तो इस पे प्रधान पूर्ति और सहायक पूर्ति, इसके ऊपर धारा 8A के अनुसार जो प्रधान पूर्ति है, मुख्य पूर्ति है, उसके अनुसार कर लगा दिया जाएगा। ऐसे ही मान ले, इसी एग्जांपल में मान लेते हैं कि वो फ्रिज के साथ में पानी की बोतल दे रहा है, तो ये मिश्रित पूर्ति का एग्जांपल हो गया। धारा 274 के अनुसार, 274 के अनुसार अगर वस्तुओं को अलग अलग बेचा जा सकता है परंतु उनको क्लब करके बेचा जा रहा है तो वो मिश्रित पूर्ति है। फ्रिज अलग बेची जा सकती है, पानी की बोतल अलग बेची जा सकती है, तो ये मिश्रित पूर्ति है। और जो कुल मूल्य है इसका, इस पैकेज का जो कुल मूल्य है उस मूल्य के ऊपर अधिकतम दर वाली वस्तु की कर की दर के आधार पर कर लगाया जाएगा। तो ये संयुक्त और मिश्रित पूर्ति के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार से हमें जब सवाल करते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि माल है, अगर पूर्ति है, सेवा है, पूर्ति है, और फिर इस प्रावधान के अनुसार कर की दर है वो कैसे निर्धारित होगी। और एग्जांपल मान लेते हैं अपन, जैसे कि एक्स लिमिटेड ने अपने 2 कंप्यूटर है पुण्यार्थ संस्था को बिना प्रतिफल के स्थायी रूप से दे दिए। 2 कंप्यूटर स्थायी रूप से दे दिए, और ऐसे वो कंप्यूटर ऐसे थे जिनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी प्राप्त की गई थी। तो आईटीसी चूंकि प्राप्त की गई थी और स्थायी संपत्ति ये है, स्थायी संपत्ति का परमानेंट निस्तारण या हस्तांतरण कर दिया गया है। तो धारा 7(1)(c) के अनुसार परमानेंट निस्तारण कर दिए जाने के कारण इसके ऊपर आईसीटी भी पहले प्राप्त की गई है, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी पहले प्राप्त किया गया है। तो ये चाहे बिना प्रतिफल के किया गया है हस्तांतरण, परंतु ये पूर्ति कहलाएगा और इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। ऐसे ही और मान लेते हैं कि एक्स ने अपने एजेंट वाई को नियुक्त किया हुआ है। एक्स अलग जगह पर है, वाई अलग जगह पर है, और वाई के द्वारा एक्स का जो भी माल उसको होगा वो बेचने का कार्य किया जाएगा। तो प्रधान है एक्स और एजेंट है वाई। वाई ने स्वीकार किया है कि वो एक्स के द्वारा जो भी माल उसको आपूर्ति की जाएगी उसको वो एक्स के लिए बेचने का काम करेगा। अब यहां पर अगर एक्स ने वाई को पूर्ति की सामान की उसके गोदाम तक, तो प्रतिफल तो नहीं मिला क्योंकि वो तो वाई के द्वारा बेचा जाना है, लेकिन यहां पर ये जो है धारा 7(1)(c) के अनुसार पूर्ति कहलाएगी, क्योंकि प्रधान ने अपने एजेंट को जो कि प्रधान के लिए वापस बेचने का काम करेगा, अगर उसको बिना प्रतिफल के भी ये आपूर्ति की गई है तो ये इस अधिनियम के तहत धारा 7(1)(c) के अनुसार पूर्ति कहलाएगी और इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से
जो पूर्ति का क्षेत्र है उसके विभिन्न नियमों को हमने पिछले वीडियो में देखा ही था, और आज हमने कोशिश की कि उन नियमों का थोड़ा और विवेचन उदाहरणों की सहायता से किया जाए, क्योंकि हमें जब प्रश्न करने होंगे तो प्रश्न में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्या ये पूर्ति माना जा रहा है। साथ में वो तो ध्यान रखना ही है कि माल होना ही चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान ले कि एक्स ने वाई को 500 शेयर 1 लाख रुपए के प्रतिफल में दिए, तो शेयर का हस्तांतरण भी हो गया, बदले में पैसा भी प्राप्त कर लिया, यानी प्रतिफल भी प्राप्त कर लिया, परंतु फिर भी ये पूर्ति नहीं है। क्यों नहीं है पूर्ति? क्योंकि जो शेयर है, अंश जो है, प्रतिभूति जो है, वो धारा 252 के अनुसार माल ही नहीं है। जब माल ही नहीं है तो उसकी पूर्ति करने की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि माल होना जरूरी है या सेवा होना जरूरी है, और साथ में उसका इस क्षेत्र के तहत वो पूर्ति भी होना उसका आवश्यक है, तभी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंपोज किया जा सकता है। तो पूर्ति वास्तव में आधार है जीएसटी का। साथ में माल और सेवा का भी अपने को ध्यान में रखना है। माल और सेवा होने पर अगर वो पूर्ति है इस अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में, विभिन्न प्रावधानों में, तो उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। धन्यवाद।